हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप सब ठीक होंगे आप। तो आज का जो हमारा कंप्यूटर का लेक्चर है, आज हम कुछ और इम्पोर्टेंट कंप्यूटर सिस्टम्स देखेंगे जो वजूद में आए इससे पहले कि हम जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स पे मूव करें। तो देखते हैं हम 1943 से लेके 1946 का जो इसका अप्रॉक्सीमेट पीरियड ऑफ डेवलपमेंट है, इसके दौरान ये डेवलप हुआ। आईनेक हमारे पास एक सिस्टम आया था जिसका फुल फॉर्म है द इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। तो ये इसमें अक्सर एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, पूछा जाता है। तो ये आप इसका एक्रोनिम याद रखें, द इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ठीक है। ये बहुत बार पूछा गया है, इसको आप याद रखें। 19 एग्जैक्ट जो है इसका डेट नहीं है, बुक्स में नहीं है, अगर है भी कहीं पे तो वो करेक्ट डेट नहीं है, तो अप्रॉक्सीमेट पीरियड ही मेंशन किया जाता है, इस दौरान इसको बनाया गया है 1943 से लेकर 1946 तक। बिल्ड किसने किया था इसको साइंटिस्ट्स के एक ग्रुप ने बिल्ड किया था, जिसका हेड जो था, जो हेडेड, द ग्रुप वाज हेडेड बाय प्रेस्पर इकर्ट, इसको जो है हेड कर रहे थे। तो एक इकर्ट और जॉन मोची, तो जॉन मोची और इकर्ट जो मोर स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग यूएसए में थे, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया जिसका नाम है आईनेक। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो वैक्यूम ट्यूब्स पे काम करता था, ठीक है। क्योंकि हम फर्स्ट जनरेशन तक अभी तक नहीं पहुंचे, तो वैक्यूम ट्यूब्स ही इसमें यूज़ होते थे। इसमें ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल किए गए थे और इसका साइज़ जो था वो 20x40 स्क्वायर फीट का था। आईना के बारे में हम देख रहे हैं और कुछ चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें। अच्छा, इसमें जो एडिशन अगर आप दो नंबर्स करते तो उसमें 200 माइक्रो सेकंड्स आपको लगते थे, और अगर मल्टीप्लिकेशन करते थे तो उसमें 2000 माइक्रो सेकंड्स लगते थे, ठीक है। एडिशन अब टू नंबर्स के लिए आपको 200 माइक्रो सेकंड्स लगते थे, लेकिन अगर आप मल्टीप्लिकेशन करते तो उसको हम 2000 माइक्रो सेकंड्स में कंप्लीट करते थे, ठीक है। तो इतना टाइम लगता था मल्टीप्लिकेशन करने में। तो ये ज़्यादातर बैलिस्टिक जो हमारे पास जो वेपन्स वगैरह है, तो उनके लिए इस्तेमाल होता था, बैलिस्टिक प्रॉब्लम्स के लिए। अच्छा, इसके बाद और एक जो हमारे पास सिस्टम आया, इम्पोर्टेंट कंप्यूटर सिस्टम, वो है एडवैक, ठीक है। तो एडवैक का एक्रोनीम क्या है? द इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। फिर से आपको बताता हूँ कि द इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर आपने सुना होगा। और ये कब वजूद है? इस अप्रॉक्सीमेट टाइम पीरियड के दौरान 1946 से लेके 1952 तक, ठीक है। किसने ये बिल्ड किया? ये बिल्ड किया एक ऐसे शख्स ने जिसको अभी तक माना जाता है कंप्यूटर के आर्किटेक्चर का बाप, जिसको माना जाता है अभी तक, वो है जॉन वॉन न्यूमैन। इन्होंने जो आर्किटेक्चर दिया था इसका, तो ये अभी तक कंसिडर किया जाता है, इट इज़ कंसिडर्ड एज द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ कंप्यूटर, बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। इसी जॉन वॉन न्यूमैन के आर्किटेक्चर को ही माना जाता है। तो इन्होंने ही एक कंप्यूटर वजूद में लाया जिसका नाम है एडवैक, 1946 से 1952 तक। तो ये एक ऐसा कंप्यूटर है जो स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट पे बेस्ड था, ठीक है। आपको अक्सर एडसैक का कहा जाता है, लेकिन इसका क्रेडिट जो है वो एडवैक को ही दिया जाता है। हालांकि इसके दौरान मैंने आपको मार्क फर्स्ट पढ़ाया था, ठीक है। मार्क फर्स्ट जो आइकन ने बनाया था, ठीक है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बना था वो मार्क फर्स्ट। लेकिन हमारे पास एक और सिस्टम था जिसका नाम था मैनचेस्टर मार्क फर्स्ट, ठीक है। मैनचेस्टर मार्क फर्स्ट, ये मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में बनाया गया था, इंग्लैंड में। क्योंकि इसकी जो शेप थी वो मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी की तरह थी, इसलिए इसका नाम मैनचेस्टर मार्क फर्स्ट रखा गया। हालांकि इसमें भी स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा जो है, इसमें थोड़ा सा इन्होंने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन असल में इसका श्रेय जो जाता है वो जॉन वॉन न्यूमन को दिया जाता है। इन्हीं को कहा जाता है कि इन्होंने पहली बार स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट को जो है किसी कंप्यूटर में अगर जो है इंट्रोड्यूस किया है, वो है जॉन वॉन न्यूमैन, इसलिए एडवैक को कहा जाता है इट वाज द फर्स्ट कंप्यूटर इन विच स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड। याद रखें आप, मैनचेस्टर मार्क को भी अगर आप
कहीं किसी बुक में दिखता है तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैनचेस्टर मार्क फर्स्ट ही ऐसा कंप्यूटर है जिसको कभी कभी मैनचेस्टर बेबी भी कहा जाता है, या मैनचेस्टर मार्क फर्स्ट के प्रेडिसर को भी कभी कभी जो है मैनचेस्टर बेबी कहा जाता है। ठीक है, तो मैनचेस्टर मार्क फर्स्ट जो है ये 1949 में आया, लेकिन इसमें पूरी तरह से जो है ये कॉन्सेप्ट जो है अच्छी तरह से इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था। लेकिन पहली बार जिस तरह से फुल फ्लेज्ड जिसने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया किसी सिस्टम में, वो एडवैक था। और किसने किया था? वो जॉन वॉन न्यूमैन। इसलिए अगर आपसे पूछा जाता है स्ट्रोड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट किस कंप्यूटर सिस्टम में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था, तो वो है एडवैक। इसके बाद हमारे पास है एडसैक। एडसैक हमारे पास जो है इसका फुल जो है फॉर्म जो है इसका जो एक्रोनिम है वो है द इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ये 1947 से 1949 तक के अप्रॉक्सीमेट टाइम पीरियड में वजूद में आया। इसको बिल्ड किया था एक साइंटिस्ट के ग्रुप ने जिसको हेड कर रहा था मॉरिस विल्किस। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के लेबॉर्ट्री में ये जो है पहली बार वजूद में आया। अगर यहाँ पे हम जिस तरह से हमने पहले देखा आईनैक में, उसमें अगर हम एडिशन करते दो नंबर्स का तो 200 माइक्रोसेकंड्स लगते थे, लेकिन यहाँ एडिशन करने में 1500 माइक्रोसेकंड्स लगते थे। और वहाँ पे हमारे पास 2000 माइक्रोसेकंड्स लगते थे मल्टीप्लाई करने में, लेकिन यहाँ पे उससे टाइम ज़्यादा लगता था। यहाँ पे 4000 माइक्रोसेकंड्स इस्तेमाल होते थे। ठीक है, हालांकि इसमें और भी कुछ फीचर्स थे, लेकिन ये जो है स्पीड्स की कम थी एज कम्पेयर टू एनैक। इसके बाद आया हमारे पास और एक कंप्यूटर सिस्टम जिसको हम यूनिवैक कहते हैं। यूनिवैक का फुल फॉर्म है द यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, फर्स्ट या यूनिवैक फर्स्ट भी इसको हम कहते हैं, द यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर 1 या फर्स्ट कंप्यूटर। तो ये 1951 में वजूद में आया। ये पहला ऐसा कंप्यूटर है जिसको जनरल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया गया था, बिजनेस के लिए इस्तेमाल किया जाता था। पहले जो हमारे पास कंप्यूटर्स आते थे वो मैक्सिमम जो है साइंटिफिक पर्पस के लिए ही इस्तेमाल किए जाते थे। ये इसको यूनिवैक कॉरपोरेशन ने बनाया था। पहली बार इसको सेंसस ब्यूरो ने इस्तेमाल किया था 10 साल के लिए, और कमर्शियल पर्पस के लिए इसको पहली बार 1954 में जनरल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन में इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, ये थे कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट सिस्टम्स जिसका मैंने आपके सामने जिक्र किया था। अब हम आते हैं जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, इनमें से क्वेश्चंस पूछा जाता है। मैंने इसको बहुत आसान बनाने के लिए आपके लिए इसको एक समराइज सूरत में बनाया है। आप देखिए जो हमारे पास पहला जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स है। सबसे पहले हम जनरेशन्स देखते हैं। ये जनरेशन्स और हिस्ट्री में अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। हिस्ट्री होता है कि कौन सा सिस्टम कब वजूद में आया और उसमें कौन कौन से फीचर्स हैं। जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स होता है कि कंप्यूटर इंडस्ट्री जो डेवलप हुई है वो किस तरह से डेवलप हुई है, उसमें कौन कौन से चेंजेस आए उस इंडस्ट्री में, उसने किस तरह से जो है किस तरह से उभर के आई वो कंप्यूटर इंडस्ट्री, उसके बारे में अगर हम पढ़ते हैं। क्योंकि इंडस्ट्री जो है, कोई इंडस्ट्री जो है वैक्यूम ट्यूब्स पे काम करती थी, उसके बाद इंडस्ट्री डेवलप हो गई और उसके बाद ट्रांजिस्टर्स पे काम करने लगे। इसी तरह से अगर हम देखेंगे कंप्यूटर इंडस्ट्री किस तरह से उभर के आई, उसको हम कहते हैं जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। वही हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में पढ़ते हैं। सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन 1942 से लेके 1955 तक मानी जाती है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। इसमें इस्तेमाल क्या होता है? वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल होते थे, ये आपको ऑलरेडी पता है। मैग्नेटिक रिले मेमोरी इस्तेमाल होती थी इसमें। ठीक है, मैग्नेट जो हमारे पास मैग्नेटिक टेप्स वगैरह इस्तेमाल होते थे। इसके बाद पंच कार्ड्स इसमें सेकेंडरी स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होते थे। ठीक है, जिसका मैंने आपके साथ जिक्र किया था जैकर्स लूम में। इसका जो की सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी थी वो इसमें मशीन लर्निंग लैंग्वेज इस्तेमाल होती थी, मशीन लैंग्वेज इस्तेमाल होती थी, या फिर असेंबली लेवल लैंग्वेज इस्तेमाल होती थी। आगे मैं आपको बताऊंगा जब हम लैंग्वेज पे आ जाएंगे। मशीन लैंग्वेज होता है जिसमें हम जीरोज एंड वंस के साथ डील करते हैं। असेंबली लैंग्वेज होती है वो जिसमें हम निमोनिक्स या सिंबल्स के साथ डील करते हैं कोई भी प्रोग्राम लिखने के लिए। मैं अच्छी तरह से आपको ये समझाऊंगा। अभी के लिए आप ये याद रखें कि इसमें मशीन लैंग्वेज और असेंबली लेवल लैंग्वेज इस्तेमाल होती थी।
प्रोग्राम लिखने के लिए या सॉफ्टवेयर बनाने के लिए इसमें स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट आया था एडवैक में, जो मैं अभी आपको बता रहा था। मोस्टली ये साइंटिफिक एप्लीकेशंस के लिए ही इस्तेमाल होता था। लेकिन इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये बल्कि साइज़ का था, हाईली अनरिलायबल, इसमें ज़्यादा भरोसा भी नहीं कर सकते थे, ठीक है, उतना भरोसेमंद नहीं था ये, कॉस्टली बहुत ज़्यादा था, डिफ़िकल्ट था यूज़ करने के लिए, इसको कोई भी एरा गैरा इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसके लिए एक्सपर्ट होना चाहिए था बंदा जो इसको इस्तेमाल कर सकता है। और हाई पावर, इसमें पावर जो है सप्लाई जो था वो बहुत ह्यूज इसमें इस्तेमाल होता था। इसके इम्पॉर्टेंट रिप्रेजेंटेटिव्स कौन से सिस्टम्स हैं जो इस दौर में, इस फर्स्ट जनरेशन में वजूद में आए, जिसका हमने अभी जिक्र किया भी था। एक है आईनैक है, एडवैक है, एडसैक है, यूनिवैक फर्स्ट है, IBM 701 है, ठीक है, IBM 700 सीरीज़ BC में आई थी, IBM 650 सीरीज़ BC में आई थी। याद रखें, एक बार मैंने ये भी क्वेश्चन देखा था, IBM 700 सीरीज़ जो है, IBM 700 वाली सीरीज़ ये पहले आई थी, इसके बाद इसका जो है एडवांस्ड वर्जन वो था IBM 650। कभी कभी इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो IBM 650 ये एडवांस्ड वर्जन ऑफ IBM 700 सीरीज़ का है, ठीक है। तो IBM 701 भी इसका एक रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम है। ये है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स जिसमें ये टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल किए जाते थे। कौन कौन से लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती थी, क्या है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और इम्पॉर्टेंट सिस्टम्स जो इसको रिप्रेजेंट करते हैं वो कौन कौन से हैं। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स पे चलते हैं। क्या है सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स? ये स्टार्ट हुई 1955 से लेके 1964 तक। इसमें ट्रांजिस्टर्स यूज़ होते थे वैक्यूम ट्यूब्स की जगह। इसका मतलब है साइज़ थोड़ा सा घट गया, साइज़ कम हो गया। मैग्नेटिक कोर मेमोरीज में इस्तेमाल होती थी, मैग्नेटिक टेप्स इस्तेमाल होती थी और मैग्नेटिक डिस्क्स भी इसमें इस्तेमाल होती थी, ठीक है, मेमोरी पर्पस के लिए। इसमें बैच ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होते हैं। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि अलग अलग तरह के जो काम है उनको अलग अलग बैच बनाए जाते हैं, उसके बाद उनको ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ। इसके बाद इसमें हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल होती थी, ठीक है। और भी इसमें जो है साइंटिफिक और कमर्शियल एप्लीकेशंस इस्तेमाल हो जाती थी किसमें, सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में। ये पहले जनरेशन से फास्टर था, स्मॉलर थे इसके कंप्यूटर्स और थोड़ा सा ज़्यादा भरोसा रिलायबल हो गया है, जिसमें हम भरोसा कर सकते हैं, जिन कंप्यूटर्स के रिजल्ट्स में हम भरोसा कर सकते थे। और ये लेकिन अभी भी ये कॉस्टली था, अभी भी ये आम लोगों के रेंज में नहीं था, आम लोगों के बजट में नहीं था। इसके एग्जांपल्स हैं कुछ। एक है हमारे पास हनीवेल, दूसरा हमारे पास IBM 7030, CDC 1604, यूनिवैक, लार्क हमारे पास एक और एग्जांपल है इसकी सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की। ये आपने ऑलरेडी बहुत बार पढ़ा है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा जल्दी ही पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोगों के जहन में खाली ये चीज़ें वापस आ जाए, एक रिवीजन हो जाए। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में IC इस्तेमाल होती थी, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है, जिसमें 10 से लेके जो है 1 से लेके 12 तक जो हम ट्रांजिस्टर इस्तेमाल करते, IC इस्तेमाल करते हैं, और मीडियम फिर जो जिसमें हम 100 से लेके 10,000 तक इस्तेमाल करते हैं। और इसमें मैग्नेटिक डिस्क्स जो है उनका जो मेमोरी साइज कैपेसिटी जो था वो बढ़ गया। इसी तरह मिनी कंप्यूटर्स भी थर्ड जनरेशन में वजूद में आए। इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो यूज़ हुए थे वो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होते थे। स्टैंडर्डाइजेशन हो गई हाई लेवल लैंग्वेजेस की, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज जो कोई भी कंट्री जो हाई लेवल लैंग्वेज बनाता था वो अपनी तरह से बनाता था, दूसरी जो है कंट्री अपनी तरफ से हाई लेवल लैंग्वेज इस्तेमाल। एक स्टैंडर्डाइजेशन बनाई गई कि जो लैंग्वेज होगा वो हर एक कंट्री के लिए सेम होना चाहिए और उसके लिए एक बाज़ाब्ता एक सिमेंटिक्स होना चाहिए, उसके लिए एक बाज़ाब्ता तौर पे एक सिंटेक्स होना चाहिए, ग्रामर होना चाहिए जो हर एक लैंग्वेज की, हर एक कंट्री के लिए कॉमन हो। उसको हम कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। इसके बाद
और कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हम इसके, ये फास्टर था देन सेकंड जनरेशन, स्मॉलर था देन सेकंड जनरेशन, ईजियर टू यूज़ देन सेकंड जनरेशन, और ये साइंटिफिक साइंटिफिक कमर्शियल और इंटरेक्टिव एप्लीकेशंस भी इसमें वजूद में आई। ठीक है, ऑनलाइन इंटरेक्टिव एप्लीकेशंस जो हैं वो भी थर्ड जनरेशन में वजूद में आई, ताकि इंटरेक्ट कर सके, एक यूज़र इंटरेक्ट कर सके कंप्यूटर सिस्टम्स के साथ। इसके एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास IBM 360, IBM 370, PDP-8, PDP-11, ठीक है, और CDC 6600। ये है हमारे पास कुछ रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम्स जो थर्ड जनरेशन में वजूद में आए, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में वजूद में आए। इसके बाद है हमारे पास फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट हुई 1975 से लेकिन 1989 तक। इसमें भी ICs ही यूज़ होती थी, लेकिन वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, इसमें लाखों की तादाद में ICs इस्तेमाल होती थी, एक छोटी सी चिप में इम्बाइब की जाती थी। और एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो है इसमें माइक्रो प्रोसेसर्स इस्तेमाल किए गए। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर एक छोटी सी चिप होता है जिसमें आपका जो है कंट्रोल यूनिट भी होता है और इसमें आपका ALU भी होता है। इसको एक साथ माइक्रो प्रोसेसर हम कहते हैं। छोटी सी चिप में आपका कंट्रोल यूनिट भी होता है, इसका ALU भी होता है। तो आप कह सकते हैं एक छोटी सी चिप में आपका CPU आ गया, उसको हम कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर। ये फोर्थ जनरेशन में ही वजूद में आया। सेमीकंडक्टर मेमोरी इसमें इस्तेमाल की गई। लार्जेस्ट हार्ड डिस्क्स हमारे पास जो अवेलेबल थे इस टाइम में, और साथ ही साथ पर्सनल कंप्यूटर्स आए, सुपर कंप्यूटिंग और पैरेलल और वेक्टर कंप्यूटिंग का भी जो है कॉन्सेप्ट आया, मल्टी प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट आया फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम्स इसमें आए, और जो है हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स, वो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें GUI है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जिसमें यूज़र इंटरेक्ट कर सकता है। हमारे पास अगर आप देखेंगे हमारे पास यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें यूज़र इंटरेक्ट डायरेक्टली नहीं कर सकता है। हम उसको किस तरह से हैंडल करते हैं, कमांड्स के थ्रू, इसलिए उसको हम कमांड यूज़र इंटरफेस CUI कहते हैं, कमांड यूज़र इंटरफेस कहते हैं। लेकिन अब हमारे पास विंडोज़ है या और भी हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, अगर आप देखें तो आपके पास बाज़ाब्ता तौर पे आइकन आ जाते हैं स्क्रीन पे, आप उनको जो है उन पर क्लिक कर सकते हैं, उनको ओपन कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम वजूद में आए फोर्थ जनरेशन में। कंकरेंट प्रोग्रामिंग आ गई इसमें। ठीक है, यूनिक्स ऑपरेटिंग का वजूद इसी में फोर्थ जनरेशन में। हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट आया है। ठीक है, जहाँ पे हर एक चीज़ के लिए अलग अलग ऑब्जेक्ट, हर एक जो है कॉन्सेप्ट के लिए अलग अलग ऑब्जेक्ट कोड बनाया जाता था। इसी तरह नेटवर्क बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स आए वजूद में, और सुपर कंप्यूटिंग का भी इसी में वजूद आया फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का। ठीक है, सुपर कंप्यूटर्स यानी कि कंप्यूटिंग जो है बहुत फास्ट तरीके से और बहुत बड़ी बड़ी जो है हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं उनको कंप्यूट करने के लिए हम जो कंप्यूटर्स इस्तेमाल करते हैं उनको हम सुपर कंप्यूटर्स कहते हैं। ठीक है, बहुत ह्यूज पर्पस के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटिंग, उसको हम सुपर कंप्यूटिंग कहते हैं। इसी तरह अगर हम देखेंगे इनके कैरेक्टरिस्टिक्स थर्ड जनरेशन के मुकाबले में, तो ये थर्ड जनरेशन के मुकाबले में स्मॉलर थे, ये सिस्टम्स फास्टर थे और रिलायबल ज़्यादा थे और आसान भी यूज़ करने थे, क्योंकि इसमें GUI का इंट्रोडक्शन हुआ था, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का जो है इंट्रोडक्शन हुआ था, तो इसलिए ये बहुत आसान हो गए थे इस्तेमाल करने। ये टोटली जनरल पर्पस कंप्यूटर थे। ठीक है, ये टोटली जनरल पर्पस कंप्यूटर थे। और इसमें एक और चीज़ है, जो सॉफ्टवेयर हम डेवलप करते हैं, जब हम प्रोग्राम डेवलप करते हैं कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर तब तक नहीं चलता है हार्डवेयर के साथ साथ जब तक सॉफ्टवेयर ना हो। तो सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए हमारे पास एप्लीकेशंस होते हैं, लेकिन अब हमारे पास रैपिड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता था। कैसे? क्योंकि हमारे पास एक कुछ ऐसी एप्लीकेशंस आई, हमारे पास कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स आए जहाँ पे हम जो है कोड को डेवलप कर सकते थे, जहाँ पे हम प्रोग्राम्स लिख सकते थे और आसान भी होता था प्रोग्राम लिखना। अगर हम नॉर्मली प्रोग्राम लिखेंगे तो एक
छोटे से प्रोग्राम के लिए हमें बहुत टाइम लगता है, लेकिन अगर हमारे पास रैपिड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होगा, हमारे पास एडिटर्स वहाँ से होती है, तो वहाँ पे हमारे पास जो बेसिक चीज़ें हैं वो वही से लिखी हुई होती है, हमें थोड़ा सा कोड में चेंज करके हम एक प्रोग्राम बना सकते हैं। तो ये रैपिड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जो है वजूद में आया, इसलिए रैपिड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी हो गया फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में। इसके रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम्स कौन से हैं? IBM PC है, एप्पल सेकंड है, इसमें TRS-80 है, वैक्स 9000 है, क्रे फर्स्ट एंड क्रे सेकंड, जो हमारे पास सुपर कंप्यूटर्स है, पहले सुपर कंप्यूटर्स वो वजूद में आए। क्रे एक्स हमारे पास है, क्रे MP, ये भी इसी में वजूद आए फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में ही। ठीक है, अब हम चलते हैं फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। आपको लग रहा होगा मैं थोड़ा सा तेज़ चल रहा हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ना आपने बहुत बार पढ़ी हैं, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा टाइम जो है आपका नहीं लेना चाहता हूँ, ताकि ये सारी चीज़ें जो है आपके जहन में रहें, बस एक बार रिवीजन हो जाए। ठीक है, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स 1989 से अभी तक जो चल रहा है, इसमें ICs भी इस्तेमाल होती थी, सॉरी इसमें IC इस्तेमाल होती हैं, और वो भी ULSI यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसमें मिलियंस के तादाद में इन जो है छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वो इस्तेमाल होते हैं, ट्रांजिस्टर्स वगैरह। ठीक है, और इसमें रेड मेमोरी जो हम आगे पढ़ेंगे, ये एक हम कह सकते हैं रेवोल्यूशन आ गया एक मेमोरी में रेड के आने से। रेड मेमोरी भी हम आगे पढ़ेंगे किस तरह से हम ये रेड मेमोरी आ गया, इसमें वजूद में आया, ऑप्टिकल मेमोरी वजूद में आया। ठीक है, ये रेड मेमोरी क्या होता है, इसमें हम जो है हमारे पास जो भी डेटा है उसके कॉपीज़ बना सकते हैं, मल्टीपल कॉपीज़ बना सकते हैं, और हम उसको डिस्ट्रीब्यूटेड प्लेसेस पे रख सकते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे, इसके बहुत तरह के रेड्स हैं हमारे पास, वो सारे हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। मेमोरी, ऑप्टिकल मेमोरी इसमें वजूद में आई, नोटबुक कंप्यूटर्स वजूद में आए, इंटरनेट का वजूद जो है फाउंडेशन डाला गया, क्लाउड कंप्यूटिंग और क्लस्टर कंप्यूटिंग वजूद में आई, और उस साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी वजूद में आए। कभी कभी फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है इसको कभी कभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेशन भी कहते हैं, याद रखें। अच्छा, इसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर इस्तेमाल, मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट इसमें आया। ठीक है, पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स जो है वो वजूद में आई। इसके बाद जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वर्ल्ड वाइड वेब का इसमें वजूद जो है इंट्रोडक्शन हुआ, मल्टीमीडिया वगैरह। उसके अलावा मोर कम्प्लेक्स सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस वजूद में आए फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में। ठीक है, अच्छा, इसमें पोर्टेबल कंप्यूटर्स थे जो फोर्थ जनरेशन में इतने ज़्यादा नहीं थे, तो पोर्टेबल कंप्यूटर्स जो है वजूद में आए फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में। फास्टर थे ये फोर्थ जनरेशन से, स्मॉलर थे ये फोर्थ जनरेशन से। पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स वजूद में आए इसमें। जनरल पर्पस कंप्यूटर, टोटली जनरल पर्पस कंप्यूटर्स जो है किसी भी पर्पस के लिए हम इसको इस्तेमाल करते थे। जो पहले हमारे पास पहले जनरेशन में कंप्यूटर्स आते थे वो ज़्यादातर साइंटिफिक पर्पस के लिए इस्तेमाल होते थे, कोई आम शख्स उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता था, और इसको जनरल पर्पस के लिए आज के कंप्यूटर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी आप अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, आप स्कूल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें रैपिड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो मैं ऊपर कह रहा था, सॉफ्टवेयर को ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ जो है डेवलप करने के जो हमारे पास एडिटर्स आए, वो उसका और ज़्यादा जो है अपडेशंस आ गए। मशीन लैंग्वेज में इंट्रोड्यूस हो गई। मशीन लैंग्वेज वो लैंग्वेज जिसमें हम जिसके लिए हम जिसके द्वारा हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करते हैं, मशीन लर्निंग या मशीन लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन हुआ फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में। अच्छा, इसके एग्जांपल्स अगर हम देखेंगे, IBM नोटबुक्स है इसके एग्जांपल, पेंटियम PCs हैं इसके एग्जांपल, सन वर्क स्टेशंस हैं इसके एग्जांपल। IBM हमारे पास जो है IBM के हमारे पास SP2 हमारे पास इसके SP या SP2 हमारे पास इसके एग्जांपल्स है। और तो और परम
10,000 जो हमारे पास सुपर कंप्यूटर इंडिया का है, वो भी इसकी एग्जांपल है, 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। अब जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है, जो एक्सपेक्ट किया जाता है कि इसके बाद जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आ जाएगी उसमें क्या नया होगा। इंटीग्रेटेड चिप्स का भी ज़माना गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी ज़माना गया, अब क्या आ गया, तो कहा जाता है कि जो 6th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है उसमें क्वांटम कंप्यूटिंग के बेस पे, जो क्वांटम कंप्यूटिंग के बेस पे होगा। ठीक है, क्वांटम जिसमें हम सब एटॉमिक लेवल पे जो है चीज़ों को देखते हैं, उस लेवल का क्वांटम फिजिक्स अगर आपने देखा होगा तो क्वांटम में सब एटॉमिक लेवल पे जो है पार्टिकल्स होते हैं, उनको मद्देनज़र रख के एक टेक्नोलॉजी बनाई जाती है जिसको हम क्वांटम टेक्नोलॉजी कहते हैं। उसी पे बेस होगा 6th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ये अभी है फ्यूचर, अभी हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन कहा जाता है ऐसा ही है। ठीक है, चलिए, ये था जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। थोड़ा मैं तेज़ चला, आपको इसमें सभी चीज़ें दी गई हैं मेरी तरफ से, और भी जो चीज़ें रह रही हैं वो मैं आपको नीचे डिस्कस करूंगा। ठीक है, अच्छा, जो आपने इंपॉर्टेंट चीज़ें अभी तक जो हमने लेक्चर्स दिए कंप्यूटर में, उनमें से आपने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है जो मैं आपको नीचे बता रहा हूँ। सबसे पहले फादर ऑफ कंप्यूटर जो है वो किन्हें कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर, वो है चार्ल्स बेबेज, जो आप सबको पता है। क्यों कहा जाता है, इन्होंने दो चीज़ें दी थी, एक डिफरेंस इंजन, उसके बाद एनालिटिकल इंजन। डिफरेंस इंजन कब, 1922 में, और उसके बाद डिफरेंस इंजन 1940s में इन्होंने दिया था। तो एनालिटिकल इंजन के बेस पे ही इनको कहा जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि वो माना जाता है एक फुल फ्लेज्ड कंप्यूटर की तरह। मदर ऑफ कंप्यूटर या फर्स्ट प्रोग्रामर किनको कहा जाता है, एडा लोवेक। ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था, आप इसको भी याद रखें, एडा लोवेक। इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। एलन ट्यूरिंग को सर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ट्यूरिंग मशीन बनाई थी। ठीक है, ट्यूरिंग मशीन एक ऐसी मशीन है, ये एक इमेजिनरी अलगारिदम है, कह सकते हैं आप। अलगारिदम में अगर जो कंप्यूटर के स्टूडेंट्स होंगे या आईटी के स्टूडेंट्स होंगे या एमसीए के स्टूडेंट्स होंगे, उन्होंने देखा होगा कि हम एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं कंप्यूटर्स में जिसे हम कहते हैं ऑटोमेटा। ठीक है, ऑटोमेटा हम ट्यूरिंग मशीन पढ़ते हैं। ट्यूरिंग मशीन एक ऐसा अलगारिदम है जिसमें हम आजकल के जो फास्ट कंप्यूटर्स है, सुपर कंप्यूटर्स है, उनकी स्पीड को मीजर करने के लिए हमारे पास एक अलगारिदम है जिसको हम ट्यूरिंग मशीन कहते हैं। ठीक है, तो ट्यूरिंग मशीन का इजाद जो है किसने किया, एलन ट्यूरिंग ने, इसीलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। इसके अलावा मदर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर या मदर ऑफ ह्यूमन रीडेबल कंप्यूटर किनको कहा जाता है, ग्रेस हुपर को कहा जाता है। आईसी जो हमारे पास इंटीग्रेटेड चिप है, जिसका हम ऊपर जिक्र कर रहे थे, 3rd जनरेशन में जिसका इस्तेमाल हुआ, वो किसने बनाई थी, वो किल्बी एंड नॉइस ने बनाई थी। ठीक है, बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर जो अभी मैं कह रहा था, जॉन वॉन न्यूमैन डिज़ाइन जो है बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर माना जाता है, तो जॉन वॉन न्यूमैन को ही माना जाता है। वैक्यूम ट्यूब्स का इन्वेंशन किसने किया, वो जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग 1904 में किया था। वैक्यूम ट्यूब्स का ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया यहाँ पे। माइक्रो प्रोसेसर जो हैं, इसको किसने इजाद किया था, ज़्यादातर जो है इसका क्रेडिट टेड हॉफ को ही देते हैं, लेकिन इसमें 4 साइंटिस्ट जो है वो इन्वॉल्व थे इसकी इन्वेंशन में। वो है टेड हॉफ, वो है स्टैनली मेजर, वो है शिमला, वो है फैगन। ठीक है, ये 4 साइंटिस्ट थे, इनकी बलबूते पे हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर आया। तो पहला माइक्रो प्रोसेसर जो है वो है इंटेल 4004, 1971 में पहला माइक्रो प्रोसेसर जो वजूद में आया, वो 4th जनरेशन में हमने इस्तेमाल किया था। ठीक है, इसके अलावा ट्रांसिस्टर का अगर आपसे पूछा जाए तो ट्रांसिस्टर ब्रेडीन एंड शॉकली ने 1947 में बनाया था। ये आपको ये डेट याद रहना चाहिए, बड़ा आसान है, इंडिपेंडेंस इसी साल में मिली थी इंडिया को। तो ये है वो 3 शख्स जिन्होंने ट्रांसिस्टर बनाया था। फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर जो बनाया गया था वो था HEC2M, ये ब्रिटिश ने बनाया था, लेकिन इसको इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में 1955 में इस्तेमाल किया गया। टिफ्रैक हमारे पास एक कंप्यूटर था जिसको टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहते हैं। ठीक है, उनके द्वारा एक कंप्यूटर बनाया गया था जिसका नाम है
टिफ्रैक, ठीक है, ये 1956 में ऑपरेशनल हुआ था। इसको नाम दिया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए विच कंप्यूटर वाज नेम्ड बाय जवाहरलाल नेहरू, तो आप इसको याद रखें, टिफ्रैक, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फर्स्ट इंडिजीनियस जो कंप्यूटर बनाया था, इंडिजीनियस यानी कि खुद ब खुद कंप्यूटर इंडिया के द्वारा बनाया गया था, बाहर किसी टेक्नोलॉजी का हेल्प नहीं लिया गया था, तो वो था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ पहला कंप्यूटर था, इंडिजीनियस कंप्यूटर मेड इन इंडिया। तो ये बेंगलोर पोस्ट ऑफिस में इस्तेमाल किया गया था 1986 में। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जो बनाया गया था वो क्रे, फर्स्ट जो अब मैं आपको अभी 5th जनरेशन में ऊपर पढ़ा रहा था, तो सीमोर क्रे ने फर्स्ट सुपर कंप्यूटर बनाया था, जिसको फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर भी कहते हैं। फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर सीमोर क्रे को कहा जाता है। याद रहे कि सुपर कंप्यूटर जो पहला था वो था क्रे फर्स्ट, किसने बनाया था? सीमोर क्रे ने, इन्हीं को फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कहते हैं। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इंडिया का जो था वो था परम 8000, ठीक है, परम सीरीज का एक कंप्यूटर परम 8000। उसके बाद और भी इसके कुछ सुपर कंप्यूटर्स आए, लेकिन परम 8000 जो है, ठीक है, वो था फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया। फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर अगर आप इंडिया का आपसे पूछा जाए तो वो है विजय पंदुरंग भटकर, ठीक है। विजय पंदुरंग भटकर जो है वो पहला सुपर कंप्यूटर, सॉरी, वो फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया माने जाते हैं, ठीक है। तो पहला सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया कौन है? परम 8000। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन है, लास्ट टाइम मैंने आपको कहा था फगाकू जो जापान ने बनाया था, लेकिन इस बार फगाकू नीचे चला गया है। अभी के टाइम में जो है फ्रंटियर माना जाता है फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ वर्ल्ड। इसकी स्पीड है 1.1 एक्साफ्लॉप्स। ये किसने बनाया? हेवलेट पैकर्ड एंटरप्राइज जो यूएसए में है, उन्होंने बनाया है फ्रंटियर। इसको माना जाता है अभी का वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। और फगाकू जो जापान का था वो सेकंड पोजीशन पे चला गया, और थर्ड पोजीशन पे लूमा है फिनलैंड का। तीनों प्लेस आप याद रखें, हो सकता है आपसे पूछा जाए। तो टॉप पे है फ्रंटियर 1.1 एक्साफ्लॉप्स की स्पीड पे, हेवलेट पैकर्ड एंटरप्राइज यूएसए ने बनाया है, ठीक है। सेकंड पे फगाकू चला गया है जापान का, इसका मैंने आपको लास्ट टाइम स्पीड बताया था, ठीक है। और इसके बाद है हमारे पास थर्ड पोजीशन पे लूमी जो है फिनलैंड का। आपसे पहले के बारे में ही ज़्यादा पूछने के चांसेस हैं। फ्रंटियर को आप याद रखें, 1.1 एक्साफ्लॉप्स हेवलेट पैकर्ड ने बनाया है। इंडियाज फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर अभी के टाइम में कौन है? वो परम सिद्धि ही है, परम सिद्धि एआई, जो 63rd पोजीशन पे है अभी, और इसकी स्पीड है 5.267 पेटाफ्लॉप्स, ठीक है। तो ये है इसकी स्पीड, जिसको सीडेक पुणे ने बनाया। अच्छा, वर्ल्ड्स कंप्यूटर लिटरेसी डे जो दिसंबर 2 को मनाया जाता है, थीम 2020 तो जो है मैंने लास्ट टाइम बताया, लेकिन इस बार मैं आपको बताऊं थीम 2021 आपसे पूछा जाएगा, तो वो था वर्ल्ड्स कंप्यूटर लिटरेसी डे का थीम जो था इस बार 2021 का, वो था लिटरेसी फॉर ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी, नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड, ठीक है। इस थीम को याद रखें, ये पूछा जा सकता है, लिटरेसी फॉर ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी, नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपने याद रखनी, कुछ फैक्ट्स जिस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है अक्सर, ठीक है। चलिए यहीं पे आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं, आप लोगों से इजाज़त लेते हैं। प्लीज़ मेक श्योर कि आपको अगर वीडियो पसंद आता है, आपको अगर लेक्चर पसंद आता है, प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। अगर आप बेल के आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको लेक्चर की नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी। और मैं आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि अगर आप लेक्चर देखते हैं अपने जो है सोशल मीडिया पे, आप अपने दोस्तों के साथ भी अगर शेयर करेंगे तो उससे जो है और भी लोग जो है फ़ायदा उठा सकते हैं लेक्चर का। आप लोगों से यहीं पे इजाज़त लेता हूँ। अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।